नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्शिता सिंह। उत्तर प्रदेश का संग्राम जारी है। राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ सत्ता की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़ने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन अफसोस कि सब के बीच उन तमाम विचारधाराओं को तिलांजलि दे दी गई है जिनकी बुनियाद पर इन पार्टियों ने अपना सफर शुरू किया था। इसी की पड़ताल करने के लिए हम लाए हैं आपके लिए एक खास कार्यक्रम, राजनीति, सपना और मौत। इसकी चौथी कड़ी में पेश है बीजेपी की पूरी कहानी। नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने से ख्वाबों और हकीकत की पड़ताल करने वाले हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे बीजेपी की, उस पार्टी की जो यूपी की सत्ता का एक बार शिखर छूने के बाद जो लुढ़की तो लुढ़कती ही चली गई। हम चाहते हैं एक भव्य राम का मंदिर यहां पर बनना चाहिए। राम मंदिर जनता को नहीं चाहिए, नहीं तो भाजपा को ले आती। भाई आपका नामा राम मंदिर बनाएंगे, अगर जनता को राम मंदिर चाहिए तो आपको ले आती पावर में, यहां से लेकर दिल्ली तक। उनको नहीं चाहिए, ये बात समझ नहीं पाते। उमा जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का विकास होने वाला है। मस्जिद को ढाने का काम तो किया, लेकिन कोई पुनर्निर्माण नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जनता में संदेश जाता है कि ये विनाशक तो हो सकते हैं, निर्माणक नहीं हो सकते। एक बार फिर मंदिर राज, कमान भी एक साध्वी के हाथ, लेकिन भरोसा है कि बनता नहीं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उठे तूफान के बीच यूपी विधानसभा चुनाव की ओर बढ़े उसके पहले ही कदम ने बीजेपी के तमाम समर्थकों को भी शर्मिंदा कर दिया। ये था मशहूर कुशवाहा कांड। करोड़ों के मेडिकल घोटाले के आरोपी और मायावती मंत्रिमंडल से बर्खास्त बाबू सिंह कुशवाहा को गले लगाकर पार्टी ने उन्हें पाक साफ घोषित कर दिया। बाबू सिंह कुशवाहा, जिसके संदर्भ में आप पूछ रही, अभी तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, न लोकपाल का, न किसी पाल का, केवल मायावती का है। और इसलिए है कि घर में इतने सालों से ये रहे हैं तो कुछ टकराट हुई होगी। कुशवाहा को गले लगाने के पीछे गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपने पाले में लाने की कोशिश थी। तो क्या पार्टी भूल गई कि एकात्म मानववाद जैसा सिद्धांत देने वाले दीनदयाल उपाध्याय उसी के वैचारिक पुरखे थे। 1963 में हुए जौनपुर लोकसभा उपचुनाव में उन्होंने न सिर्फ जाति बल्कि दूसरे अनैतिक रास्तों को अपनाने से इनकार कर दिया था। दीनदयाल जी जब चुनाव लड़े तो उनको लोगों ने सुझाव दिया कि भाई शराब वराब यहाँ बंटनी चाहिए, देनी चाहिए, नहीं तो चुनाव में कठिनाइयां आएंगी। उन्होंने कहा मैं चुनाव हारना पसंद करूंगा लेकिन ये काम नहीं करूंगा। और उन्होंने शुद्ध सिद्धांतों के आधार पे चुनाव लड़ा, पार्टी सिद्धांतों के आधार पर। दीनदयाल उपाध्याय उस चुनाव में हार गए थे। वे जनसंघ के मशहूर नेता थे। बीजेपी की जड़ें इसी पार्टी में हैं। 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन एक खास परिस्थिति में हुआ था। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांधी जी के नेतृत्व की मुखालफत करने वाली दो खास विचारधाराएं थी। एक तरफ थी जिन्ना की मुस्लिम लीग, जो हिंदू और मुसलमानों को दो राष्ट्र मानते हुए अलग पाकिस्तान चाहती थी, और दूसरी तरफ आरएसएस और हिंदू महासभा थे, जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मुहिम चला रहे थे। पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन हिंदुस्तान ने कट्टर हिंदुत्व की जगह गांधी जी के विराट हिंदू मन को पसंद किया, जिसमें सबके लिए जगह थी। गांधी जी ने पाकिस्तान को उसका हक दिलाने के लिए भी अनशन किया। दुनिया गांधी में बुद्ध और ईसा जैसे महामानव के दर्शन कर रही थी, लेकिन घृणा से भरे कट्टरपंथियों ने इस लौ को बुझा दिया। 30 जनवरी 1948 दिल्ली के बिरला हाउस में महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। हत्यारा नाथूराम गोडसे हिंदुत्व को राजनीतिक दर्शन बतौर पेश करने वाले सावरकर का शिष्य था। गृहमंत्री सरदार पटेल का साफ मानना था कि गांधी जी की हत्या आरएसएस के जरिए बने माहौल का नतीजा था। आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सरदार पटेल ने 27 जनवरी 1948 को हिंदू महासभा के प्रमुख नेता
श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा। हमें मिली रिपोर्टें इस बात की पुष्टि करती हैं कि आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप देश में ऐसा माहौल बना कि ऐसा बर्बर कांड संभव हो सका। मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का अतिवादी भाग षड्यंत्र में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य व्यवस्था के अस्तित्व के लिए स्पष्ट खतरा थी। हमें मिली रिपोर्टें बताती हैं कि प्रतिबंध के बावजूद वे गतिविधियां समाप्त नहीं हुई। जाहिर है गांधी जी की हत्या ने आरएसएस और दक्षिणपंथी टोली को बैकफुट पर डाल दिया। बहरहाल 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन करके कांग्रेस को चुनौती देने का सिलसिला शुरू हुआ। गांधी जी की हत्या के दाग के साथ ये नई शुरुआत बेहद मुश्किल भरी थी। पार्टी हिंदुत्व के ही भरोसे थी। बाद में इस खेमे के सबसे सेक्युलर चेहरे बतौर उभरे अटल बिहारी वाजपेयी की शोहरत भी हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय वाली ही थी। उन्होंने 1955 में लखनऊ से लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था। लोगों को उनके भाषण का रंग बखूबी याद है। मैं भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा। बोलते बढ़िया थे और उनको मैंने सुना अपने कानों से। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं इस बात को। आज इतनी दूरी के बाद उन्होंने कहा था मुझे हिंदुओं का वोट चाहिए, मैं उसी से जीतूंगा, मुझे पाकिस्तान बनाने वालों का वोट नहीं चाहिए, कहा था। अटल बिहारी वाजपेयी ने घसियारी मंडी इन सभी इलाकों में कहा था ये बात। जनसंघ हिंदुत्व की तो बात करता था, लेकिन हिंदुओं की एकता में सबसे बड़ी बाधा यानी जाति प्रथा उसे परेशान नहीं करती थी। उसकी सी छवि ने जनता के एक बड़े हिस्से को उससे दूर रखा। हम कभी जो है तो उसको भाजपा को नहीं दिया, इतने दिन हो गई और नहीं देंगे। क्योंकि वो जनसंघ है, जनसंघ है, जनसंघ तो कभी नहीं देंगे। जिम्मेदारों वाली पार्टी, अगर गलत कहें तो कोई बता दे। जनसंघ का चुनाव निशान दीपक था, जिसमें तेल पड़ता था आरएसएस का। बहरहाल राष्ट्र प्रेम, त्याग, बलिदान के तमाम नारों के बावजूद उसे पहली राजनीतिक सफलता मिली 1967 में, जब यूपी में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी। जनसंघ कांग्रेस तोड़कर आए चरण सिंह की सरकार में शामिल हुआ, जिसमें उसके कट्टर विरोधी कम्युनिस्ट भी शामिल थे। ये सत्ता के लिए विचारधारा से समझौते का पहला कदम। ऐसी ही रणनीति अपनाई गई 1975 में, जब इमरजेंसी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया। जयप्रकाश नारायण के कहने पर जनसंघ ने जनता पार्टी में विलय कर दिया। जनसंघ ने जनता पार्टी में विलय तो किया था, लेकिन उसके नेताओं ने अपनी अलग पहचान छोड़ने से इनकार कर दिया। इसमें शक नहीं कि 1977 के जनता प्रयोग ने दक्षिणपंथी ताकतों को नई पहचान दी। 1977 में जनता सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री और लालकृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। जाहिर है पार्टी नेताओं को राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति मिली, लेकिन जनता पार्टी में शामिल जनसंघ के नेता आरएसएस से ही संचालित माने जाते थे। ऐसे में दोहरी सदस्यता का सवाल गहराया और पार्टी टूट गई। 1980 जनता पार्टी से निकलकर पुराने जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठन किया। अब कमान अटल बिहारी वाजपेयी के हाथ में। नया नारा था गांधीवादी समाजवाद। लेकिन 1980 में इंदिरा लहर और 1984-85 के चुनाव में इंदिरा की हत्या से उपजी सहानुभूति ने पार्टी को आगे बढ़ने नहीं दी। बहरहाल पार्टी को जल्दी ही मौका मिला और वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर राजीव गांधी से बगावत करने वाले वीपी सिंह के साथ। 1989 के चुनाव में वीपी लहर ने फिर उसे नई ताकत दी, लेकिन मंडल कमीशन लागू होते ही पार्टी परेशान होती। व्यापक हिंदू एकता को राजनीतिक ताकत बनाने का उसका सपना बिखर रहा था। ऐसे में उसने जाति के प्रश्न को धर्म की ध्वजा से ढकने की कोशिश की। अयोध्या में राम मंदिर के सवाल पर लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से रथ यात्रा शुरू कर दी। कुछ मंडल कमीशन लागू होने से उपजा सवर्ण आक्रोश था, तो कुछ धार्मिक भावनाओं का उन्माद। राम मंदिर आंदोलन एक तूफान की तरह यूपी के आकाश पर छा गया। नतीजा 1989 में 57 सीटें पाने वाली बीजेपी को 1991 के विधानसभा चुनाव में 221 सीटें मिली। कल्याण सिंह के नेतृत्व में पहली बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। लेकिन बीजेपी ने जो भस्मासुर पैदा किया था वो उसी पर भारी पड़ा। लगभग 1.5 साल बाद
6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ दी गई। कल्याण सिंह की सरकार मूक दर्शक बनी रही। 6 दिसंबर को डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाण दिवस है। कट्टरपंथियों ने उनके धर्मनिरपेक्ष संविधान को दफनाने के लिए यही दिन चुना। कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त कर दी गई, लेकिन जाते जाते उसने दिलों में ऐसी दरार डाल दी जिसे भरना आसान नहीं। राम मंदिर बनाना एक बात थी, लेकिन वादा खिलाफी करके बाबरी मस्जिद को तोड़ देना बिल्कुल दूसरी बात। इससे उत्तर प्रदेश के उस बहुमत को बेहद तकलीफ हुई जो यहां की साझा संस्कृति पर गर्व करता है, जिसे इस बात पर फक्र है कि लखनऊ के नवाबों ने अयोध्या में हनुमान गढ़ी बनवाई थी। इस तकलीफ को मरहूम शायर अदम गोंडवी ने कुछ यूं बयान किया था। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घर फिर क्यों जले, दफन है जो बात अब उस बात को मत छेड़िए, हैं कहां हिटलर हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। और वाकई बीजेपी की लकीर बाबरी मस्जिद टूटने के बाद यूपी में मिटती ही चली गई। दास्तान बीजेपी अभी जारी है, कहीं मत जाइएगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।